मैं उस शाम अपने घर के छोटे से मंदिर में बैठी भगवान का नाम जप रही थी। दिया जल रहा था, अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुली हुई थी और मन कुछ पल के लिए शांत था। तभी मेरी नजर पड़ी कि मेरी बहू निधि और मेरा बेटा रोहन बड़े सजे धजे बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। निधि की साड़ी चमक रही थी, चेहरे पर वही आत्ममुग्ध मुस्कान थी और रोहन हमेशा की तरह चुप खड़ा था। मेरे मन में सहज जिज्ञासा हुई तो मैंने प्यार से पूछा, अरे बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? मेरी बात सुनते ही निधि मुड़ी। उसकी आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ जी, हम डिनर करने जा रहे हैं, एक 5 स्टार होटल में। वैसे आपने तो कभी 5 स्टार होटल का मुंह भी नहीं देखा होगा। वहां बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। चलने, खाने और बात करने तक का एक क्लास और स्टैंडर्ड होता है। फिर वो जरा रुकी और बोली, मेरे पापा ने आज हमारे लिए वहां टेबल बुक करवाई है, इसलिए हम जा रहे हैं। और आपसे तो उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आप कभी हमारे लिए ऐसा कुछ करें। इसलिए फालतू में हमें जाते समय टोकी मत कीजिए, वरना हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। ये कहकर वो व्यंग भरी मुस्कान के साथ बाहर निकल गई। मैंने रोहन की तरफ देखा। शायद वो कुछ बोले, लेकिन उसने भी चुपचाप नजरें झुका लीं और निधि के पीछे पीछे चला गया। उस पल मेरे दिल से बस एक गहरी आह निकली। मेरी बहू हर समय मुझे पैसों की अकड़ दिखाने से पीछे नहीं हटती थी। आखिर थी वो बड़े बाप की बेटी, और मेरा बेटा भी धीरे धीरे उसके पिता के पैसों के आगे झुकता जा रहा था। रात को वे कब लौटे मुझे पता भी नहीं चला। मैं अपने कमरे में चुपचाप पड़ी रही, मन के भीतर टूटती हुई। सुबह उठकर मैं रोज की तरह पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। बहू बेटे के कमरे में नहीं गई, क्योंकि वे देर तक सो रहे थे। घर साफ करने के बाद मैंने बर्तन धोए और नाश्ते की तैयारी में लग गई, क्योंकि ये सारे काम मुझे ही करने होते थे। मेरी बहू बड़े बाप की बेटी थी, उससे ये काम नहीं होते थे। उसके पिता मिस्टर विराज सिंघानिया ने अपनी बेटी के लिए नौकर भेजा था, पर मुझे वो मेरे आत्मसम्मान पर चोट सा लगा, इसलिए मैंने उसे वापस भिजवा दिया था और घर के सारे काम मैं करती। मेरा बेटा नौकर रख सकता था, पर उसने नहीं रखा। जब वे दोनों उठे तो मैं उनके कमरे की सफाई करने गई। तभी अलमारी के नीचे जमीन पर मुझे एक सोने का हार दिखाई दिया। मैंने उसे उठाया। मन में यही था कि बहू को दे दूं, शायद गिर गया होगा। तभी अचानक बाथरूम से निधि बाहर निकली और मेरे हाथ में हार देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान, आपने मेरा सोने का हार चुरा लिया। आपको पता भी है ये हार कितने का है? पूरे 5 तोले का। इतना कि अगर आपकी पूरी जिंदगी की हड्डियां बेच दी जाएं, तब भी इसकी कीमत वसूल नहीं होगी। आप इसे लेकर कहाँ जा रही थीं? मैंने कांपती आवाज में कहा कि मैं तो उसे ही देने जा रही थी, लेकिन उसने मेरी बात काटते हुए कहा, मैं तो बाथरूम में थी, आप बाहर किसे देने जा रही थीं? सब समझती हूं मैं। आपकी नजर मेरे गहनों पर है। चुपचाप हार दीजिए और अपनी औकात में रहिए। आज के बाद अगर मेरी अलमारी की तरफ भी गईं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिंदगी में एक सोने की नाक की कील भी नहीं पहनी आपने। इतना भारी हार देखकर किसी का भी ईमान डोल जाएगा। अच्छा हुआ मैं समय पर बाहर आ गई, वरना आज तो मेरा लाखों का हार चला ही गया था। मैं वहीं खड़ी खड़ी आंसू बहाती रही। इतना अपमान मैंने कभी नहीं झेला था। तभी रोहन भी वहां आ गया और निधि ने बात को और बढ़ा चढ़ाकर कहा, ये देखो माँ जी, मेरा हार चुरा रही थी। ये वही हार है जो मेरे पापा ने शादी में दिया था। ये हार मुझे बहुत पसंद है और माँ जी ने अपनी जिंदगी में इतना भारी गहना कभी देखा भी नहीं होगा। किसी का भी ईमान डोल जाए, पर बहू का हार चोरी? छी! मैंने रोहन से उम्मीद की, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उल्टा मुझ पर ही भड़क गया कि मैं उसकी लग्जरी चीजों को हाथ क्यों लगाती हूँ, और पिछली बार उसका महंगा सूट खराब कर दिया था। मैंने बस इतना कहा कि ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम दोनों का कोई काम नहीं करूंगी, और उदास मन से अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बहू और बेटे को लगता था कि मैंने जिंदगी में कभी पैसा, अच्छा खाना या धन दौलत नहीं देखी, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। मैं हमेशा से इतनी गरीब नहीं थी जितना वे मुझे समझते हैं। सच्चाई इतनी गहरी है कि वे उसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे इस दर्द को थोड़ा भी महसूस कर पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी सच्ची और भावनात्मक कहानियाँ आप तक पहुँचाने की ताकत देता है। मेरा नाम निर्मला देवी है, उम्र 65 वर्ष। मैं एक बहुत ही अमीर घर में पैदा हुई थी। मेरे पिता के पास करोड़ों की संपत्ति थी। मेरा बचपन ऐशो आराम, नौकर चाकर और हर तरह की सुविधाओं के बीच बीता। मेरे आगे पीछे हर वक्त नौकरों की लाइन लगी रहती थी। पढ़ाई के लिए मुझे इंग्लैंड भेजा गया, जहां से उच्च शिक्षा पूरी कर मैं भारत लौटी। भारत लौटने के बाद पिता चाहते थे कि मैं उनके कारोबार को समझूं, इसलिए मैं रोज उनकी फैक्ट्री जाया करती थी। वहां का रखरखाव, कामकाज, मैनेजमेंट सब कुछ देखती थी। वहीं मेरी मुलाकात फैक्ट्री के मैनेजर अशोक से हुई। वो स्वभाव से बेहद सरल, शांत और दिल के बहुत धनी इंसान थे। हर दिन वो मुझे फैक्ट्री से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात विस्तार से समझाते। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उन्हें मन ही मन पसंद करने लगी। जब वे आसपास होते तो सब कुछ अच्छा लगने लगता, और जब वे न होते तो सब कुछ होते हुए भी लगता जैसे मेरे पास कुछ नहीं है। शायद यही सच्चा प्रेम होता है, या सिर्फ आकर्षण। मैं तब ये नहीं समझ पाई थी, लेकिन इतना तय कर लिया था कि अगर मुझे किसी को अपना जीवन साथी बनाना है तो वो अशोक ही होंगे। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे अपने मन की बात कह दी। वे घबरा गए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मेरी और उनकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं एक बहुत अमीर बाप की बेटी हूं और वे मेरे पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले एक साधारण मैनेजर हैं। अगर ये बात मेरे पिता को पता चली तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने पिता को मना लूंगी। मैं उनकी इकलौती संतान थी और मुझे लगता था कि पिता अपनी संतान की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पिता के पास किसी चीज की कम नहीं थी, इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि वे इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। अशोक में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। वे पढ़े लिखे, अनुभवी, समझदार और योग्य इंसान थे। बस हमारी हैसियत बराबर नहीं थी। एक दिन मैंने अपने पिता राजीव नाथ को सब कुछ बता दिया कि मैं हमारी फैक्ट्री के मैनेजर अशोक से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद थी कि पिता थोड़े नाराज होंगे, लेकिन समय के साथ मान जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिता बुरी तरह गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि मैं पागल हो गई हूँ। ऐशो आराम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी मैं एक दो कौड़ी के मैनेजर के प्यार में पड़ गई हूँ। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरे लिए एक से एक अमीर घरानों के रिश्ते आ रहे हैं और वे अपनी बेटी की शादी किसी साधारण आदमी से कभी नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि उनके जीते जी ये शादी कभी नहीं हो सकती। मैं हर कुछ दिनों में उन्हें समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार वही गुस्सा, वही अपमान। एक बार तो वे इतने क्रोधित हो गए कि पास रखा पूरा एक्वेरियम उठाकर जमीन पर पटक दिया, जैसे वे मुझे मार देना चाहते हों। लेकिन शायद बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उस दिन के बाद से मैं पिता से डरने लगी और ये भी समझ गई कि वे इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैं पिता से बेहद प्यार करती थी, लेकिन अशोक को भी खोना नहीं चाहती थी। आखिरकार मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। मैंने अशोक से मंदिर में शादी कर ली। उस समय तक अशोक को फैक्ट्री की नौकरी से निकाल दिया गया था और वे एक छोटी सी वर्कशॉप में मैकेनिक का काम करने लगे थे। जो इंसान कभी मैनेजर कहलाता था, वो अब मैकेनिक बन गया था। शादी के बाद मैं अशोक के साथ सीधे पिता के पास गई। हमें देखते ही वे आग बबूला हो गए और साफ कह दिया कि वे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन उन्होंने हमें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। मुझे पिता से अलग होने का गहरा दुख था। कई महीनों तक मैं उनके वियोग में रोती रही, लेकिन फिर मैं अशोक के छोटे से घर में आ गई, जहां उनकी बूढ़ी माँ रहती थीं। जो लड़की नौकरों के बीच पली बढ़ी थी, उसने पहली बार गरीबी को करीब से देखा। मैंने कभी अपने हाथ से एक चम्मच तक नहीं उठाई थी, लेकिन अब घर के काम सीखने लगी। अम्मा जी मुझसे कुछ कहती नहीं थी, पर मैं उनकी उम्र में उन्हें काम करते नहीं देख सकती थी, इसलिए धीरे धीरे सब कुछ सीखकर उनका हाथ बटाने लगी। पिता से बिछड़ने का दर्द आज भी मेरे दिल में है, लेकिन अशोक के प्यार ने मुझे जीने की ताकत दी। कुछ साल बाद अम्मा जी चल बसीं और सारी गृहस्थी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई।
मैं और अशोक जी ने तिनका तिनका जोड़कर उस झोपड़ी को एक घर का रूप दिया। आलीशान नहीं, लेकिन सुकून भरा। फिर हमारी जिंदगी में रोहन आया, जिसने हमारी खुशियों में 4 चांद लगा दिए। मेरे पास अब अरबों की संपत्ति नहीं थी, लेकिन अशोक का प्यार हर कमी को पूरा कर देता था। हमने अपनी हैसियत के हिसाब से रोहन को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। कई साल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बाद रोहन ने सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर ली और आज वो एक अच्छे पद पर काम कर रहा है। हमने कभी उसे मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। रोहन की मुलाकात निधि से उसके कोचिंग संस्थान में हुई। निधि एक बहुत अमीर व्यक्ति विराज सिंघानिया की बेटी थी। उसे सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो तैयारी कर रही थी। वहीं दोनों को प्यार हो गया। रोहन की नौकरी लगने के बाद उन्होंने निधि के पिता से बात की। विराज सिंघानिया ने देखा कि रोहन भले ही गरीब है, लेकिन मेहनती और कामयाब है। आगे चलकर अमीर हो जाएगा, और वैसे भी उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने भी बेटे की खुशी के लिए हामी भर दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस शादी के साथ निधि का अमीरी का घमंड भी हमारे घर में आ जाएगा। मुझे लगा था कि इतिहास खुद को दोहराएगा और निधि भी मेरी तरह धीरे धीरे इस माहौल में ढल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हर समय अपने पिता की संपत्ति और अपनी महंगी चीज़ों की नुमाइश मेरे सामने करती रही, और मुझे हर पल ये एहसास दिलाती रही कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं देखा, जबकि उसने बहुत कुछ देखा है। वो अक्सर मेरी मौजूदगी में ही फ़ोन पर अपनी सहेलियों से अंग्रेजी में बातें किया करती थी, और उन बातों में वो मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसे लगता था कि मैं कुछ समझ नहीं रही हूं, कि मैं एक साधारण सी बूढ़ी औरत हूं जिसे अंग्रेजी की एक लाइन भी समझ में नहीं आती। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं सब कुछ समझती थी। मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी। आखिर मैं लंदन में 3 साल तक पढ़ी थी, तो क्या मुझे अंग्रेजी नहीं आएगी? वो अपनी सहेलियों और मायके वालों से हंसते हुए कहती, रोहन की वजह से ही मैंने इस घर में शादी की, वरना इस घर की या इस बुढ़िया की औकात है मुझ जैसी बहू पाने की। फिर वो हंसते हुए कहती, जितने का मेरा एक सैंडल है, उतना पैसा तो इसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। कभी कभी वो और आगे बढ़ जाती, इस बुढ़िया को तो मैं शर्म के मारे कहीं लेकर भी नहीं जाती, वरना सबको बताना पड़ जाएगा कि मेरी नौकरानी की भी एक नौकरानी है। और ये कहकर जोर जोर से हंसने लगती। उसे पूरा यकीन था कि अंग्रेजी में कही गई इन बातों को मैं नहीं समझ पा रही हूं, लेकिन हर शब्द मेरे दिल में किसी छुरे की तरह उतरता था। फिर भी मैं चुप रहती थी। शायद सच ही कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाती है, और वही हाल मेरी बहू का था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। नया साल आने वाला था, और इस बार मिस्टर विराज सिंघानिया ने अपने घर पर न्यू ईयर डिनर की बड़ी पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों और खास लोगों को बुलाया था। इस बार उस पार्टी में निधि, रोहन और मैं भी शामिल थी। उन्होंने मुझे खुद फोन करके बहुत आदर से कहा था कि इस डिनर में मैं जरूर आऊं। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने मुझसे इतने आग्रह से कहा कि मैं मना नहीं कर पाई। फिर भी मेरे दिल के किसी कोने में ये डर बैठा हुआ था कि उस पार्टी में भी कुछ ऐसा जरूर होगा जो फिर से मुझे सबके सामने अपमानित कर सकता है। फर्क बस इतना था कि इस बार मैं खामोश नहीं रहने वाली थी। इस बार मैं सबको उनकी औकात बताने वाली थी, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही मेरे हाथ एक ऐसी सच्चाई लगी थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। लगभग 6 महीने पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, और मुझे इसकी खबर बहुत देर से मिली। उनके जाने के बाद उनकी सारी संपत्ति, फैक्ट्रियां और प्रॉपर्टीज का कोई वारिस सामने नहीं आ रहा था। जब कानूनी तौर पर जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि उनकी सिर्फ एक ही संतान है, और वो मैं हूं। कंपनी के मैनेजमेंट ने मुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, और आखिरकार 3 महीने पहले कुछ लोग मुझसे मिलने मेरे घर आए थे। उस समय निधि और रोहन घर पर नहीं थे। उन्होंने मुझे मेरे पिता की मृत्यु की खबर दी, और जैसे ही ये सुना मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई। फिर उन्होंने मेरे पिता के पूरे कारोबार और सारी कानूनी संपत्ति के कागज मेरे सामने रख दिए और कहा कि अब इन सब की एकमात्र वारिस मैं हूं। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस उम्र में इतनी संपत्ति का मैं क्या करूंगी,
लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि ये संपत्ति भले ही मेरे निजी जीवन में किसी काम की ना हो, लेकिन इस दुनिया में, इस समाज में और खासकर मेरे अपने घर में मुझे मेरी असली औकात बताने के लिए ये बहुत काम आने वाली है। और शायद अच्छा ही हुआ कि मुझे ये सच्चाई देर से पता चली, क्योंकि अगर मुझे ये पहले मालूम होता तो मैं खुशी खुशी अपने बेटे और बहू को ये खबर सुना देती और फिर वही लोग मेरी संपत्ति के लिए मेरे आगे पीछे घूमते। लेकिन जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब इन दोनों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया और ये साबित कर दिया कि वे मेरे पिता की विरासत के कहीं से भी हकदार नहीं हैं। ऐसे लोगों के हाथों में अपने पिता की जिंदगी भर की कमाई सौंपना मेरे लिए एक पाप से कम नहीं होता। इसलिए मैं इस सच्चाई को अपने सीने में दबाए चुपचाप बैठी रही और न्यू ईयर की उस डिनर पार्टी का इंतजार करने लगी, जहां शायद पहली बार सच सबके सामने आने वाला था। न्यू ईयर की वो शाम आ ही गई, जिस दिन का इंतजार मेरे दिल का हर कोना कर रहा था। मैं सादा सी रेशमी साड़ी पहनकर तैयार हुई, न कोई गहना, न कोई दिखावा, बस वही सादगी जो मेरी पहचान बन चुकी थी। जब हम लोग विराज सिंघानिया के आलीशान बंगले पहुंचे तो मेरी आंखें कुछ पल के लिए ठहर सी गईं। हर तरफ रोशनी, महंगे कपड़े, विदेशी खुशबुएं, अंग्रेजी में बातें करते लोग, सब कुछ वैसा ही था जैसा कभी मेरे अपने बचपन का हिस्सा हुआ करता था। मैं अपनी पुरानी यादों में थोड़ी देर के लिए लौट तो गई थी, लेकिन साथ ही मुझे वर्तमान का एहसास भी हो रहा था। वहां मौजूद हर कोई मुझे अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे इतने सारे हंसों के बीच मैं एक बगुले की तरह हूं। सब आते जाते मुझ पर बस एक ठंडी सी नजर डालते और फिर चले जाते। मिधि वहां पहुंचने के बाद जैसे मुझे पहचान ही नहीं रही हो, और यही हाल मेरे बेटे रोहन का भी था। तभी सभी लोग डिनर टेबल पर इकट्ठा हुए। एक बड़ा सा गोल डिनर टेबल था, जिस पर एक साथ लगभग 50 लोग बैठ सकते थे। सभी फैमिली मेंबर्स उस पर बैठ गए। कुछ कुर्सियां खाली थीं, उन्हीं में से एक कुर्सी पर मैं भी बैठ गई। लोगों के चेहरों से साफ समझ आ रहा था कि वहां कोई नहीं चाहता था कि मैं रहूं, और ये बात मैं भी समझ चुकी थी कि मुझे यहां सिर्फ और सिर्फ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया था। तभी मिधि के पापा विराज सिंघानिया खड़े हुए और बोले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा पूरा परिवार इस शहर के सबसे अमीर परिवारों में शामिल होता है। लेकिन आज मैं दुख के साथ और अंग्रेजी में बोलने लगे, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा पूरा परिवार इस शहर के सबसे अमीर परिवारों में शामिल होता है। लेकिन आज मैं दुख के साथ एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। सभी की नजरें विराज सिंघानिया पर टिक गईं। उन्हें लग रहा था मैं कुछ नहीं समझ रही। उन्होंने आगे कहा, हमारे परिवार के लगभग सभी लोग करोड़पति हैं, लेकिन मेरी बेटी की मदर इन लॉ, मतलब ये मैसेज निर्मला, हमारे परिवार के नाम पर एक धब्बा है। मैं वहीं सन्न रह गई। क्या यही सुनने के लिए उन्होंने मुझे सबके सामने बुलाया था? उन्होंने आगे कहा, वो हमारे पूरे खानदान में सबसे गरीब हैं। आप लोग तो नोटिस कर ही रहे होंगे, इनके पास ढंग की कोई महंगी साड़ी भी नहीं है। इसलिए पता नहीं कौन सी चोर बाजार वाली साड़ी पहनकर आ गई हैं। इन्हें लगता चेंज्ड है कि इन कपड़ों में ये हम सबकी बराबरी कर रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, हंसों के झुंड में बगुला अलग ही पहचाना जाता है। बिल्कुल वही हाल इनका है। मैंने आज इन्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि इन्हें इनकी औकात दिखा सकूं, ताकि ये हमेशा मेरी बेटी को इज्जत दे, उसके साथ ढंग से पेश आएं और याद रखें कि वो किसकी बेटी है। पर मैं तो भूल ही गया कि इन्हें ये सब बातें समझ ही नहीं आ रही होंगी। इन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। एक अनपढ़ और गंवार औरत हैं ये, बट मैं इन्हें इनके भाषा में जरूर दोबारा समझाऊंगा। इतना कहते हुए उन्होंने मिधि की तरफ हाथ बढ़ाया। मिधि मुस्कुराते हुए अपने पापा के पास गई और बोली, यस डैड, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी कुछ दिनों से लग रहा था कि मम्मी जी मेरे प्रति थोड़ा रूड बिहेव कर रही हैं, लेकिन आज जब आपने इनकी औकात बता दी है तो अब ये समझ गई होंगी कि इन्हें मेरे साथ किस तरीके से पेश आना है। एक गरीब भिखारन को अपनी औकात में ही रहना चाहिए। हिस माई स्वीटी, मिस्टर सिंघानिया ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। अब इन्हें हिंदी में समझाते हैं, वरना इन्हें लग रहा होगा कि हम इनकी तारीफ कर रहे हैं। ये सुनते ही टेबल पर मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन हंसने वालों में मेरा बेटा रोहन भी शामिल था। मैंने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं।
मेरे अंदर आग भड़क उठी। मैंने ये तो सोचा था कि मेरा वहां अपमान होगा, लेकिन इस हद तक होगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी सब्र का बांध टूट गया। मैंने टेबल पर जोर से हाथ पटका और वहीं खड़ी होकर अंग्रेजी में चिल्लाकर बोली, इनफ इज इनफ विद योर ड्रामा। मेरी सांसें फूल रही थीं। मेरे मुंह से निकले ये शब्द सुनकर सब जैसे सदमे में चले गए। मैंने आगे अंग्रेजी में ही बात जारी रखी। आप लोग महंगे महंगे कपड़े और महंगी महंगी ज्वेलरी पहनकर खुद को बहुत अमीर समझते हैं, लेकिन दिल से आप लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। आप लोगों से कहीं ज्यादा अमीर तो सड़क पर भीख मांगने वाले वो भिखारी होते हैं जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए भी किसी का अपमान नहीं करते। महंगे परफ्यूम लगाने और महंगे कपड़े पहनने से कोई अमीर नहीं होता। और आज मैं यहां देख रही हूं कि एक से एक गरीब और भिखारियों से भी गए गुजरे लोग मौजूद हैं। सभी की आंखें गुस्से से तमतमा गईं। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे इसी पल मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। तभी निधि ने तपाक से कहा, हाउ डेयर यू मम्मी, आप इस तरीके से हमसे बात कैसे कर सकती हैं? एक तो हम आपको इतनी बड़ी पार्टी में लेकर आए, आपने तो अपनी जिंदगी में कभी इतनी चमक धमक देखी भी नहीं होगी, और ऊपर से आप हमारे सामने आंखें तरेर रही हैं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो। जिस पार्टी की चमक धमक तुम मुझे दिखा रही हो ना, ऐसी हजारों पार्टियों को मैं ठुकरा चुकी हूं। तुम लोगों ने मुझे सिर्फ पैसों के आधार पर तोला है, और शायद ये दुनिया ही ऐसी है कि इसमें सिर्फ पैसों वालों की ही कीमत होती है। किसी की सादगी, अच्छे संस्कार और अच्छा स्वभाव, इनकी कोई कीमत नहीं। अगर पैसों की ही बात है तो सुनो, मैं तुम्हारे इस पूरे घमंड को खड़े खड़े यहीं पर खरीद सकती हूं, इतनी औकात है मेरी। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंस पड़े। उन्हें लगा जैसे मैं कोई मजाक कर रही हूं। तभी मैंने कहा, मैनेजर सर, आप अंदर आ सकते हैं। और इतना सुनते ही एक सूट बूट में नौजवान मोटी सी फाइल लिए अंदर आया। मुझे लगा तो था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस तरह पड़ेगी ये नहीं जानती थी। मैंने वो फाइल टेबल पर पटकी और कहा, आप मेरी औकात जानना चाहते हैं ना, तो सुनिए। मैं मिस्टर राजीव नाथ की इकलौती बेटी निर्मल नाथ हूं। वही बेटी जिसे राजीव एंड कंपनी की मैनेजमेंट टीम महीनों से ढूंढ रही थी और आखिरकार मुझ तक पहुंच गई। ये बात मैंने ना अपने बेटे से कही, ना अपनी बहू से, और ना ही अपने इस सो कॉल्ड संबंध से। मैं देखना चाहती थी कि ये लोग पैसों के मामले में और कितना नीचे गिर सकते हैं, और आज मैंने सब देख लिया। मैंने तो सोचा था कि मेरी जिंदगी ही कितनी बची है, मैं अपने पिता की सारी संपत्ति अपने बेटे बहू को देकर चली जाऊंगी। लेकिन अच्छा हुआ जो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अगर कह दिया होता तो इनका असली चेहरा कैसे सामने आता। कोई भी इस संपत्ति के लायक नहीं है, इसलिए मैंने जो फैसला लिया था आज उस पर मोहर लगा दी। मैंने घोषणा की कि मेरे पिता की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम होगी। मैंने वसीयत लिखवा दी है और मेरी मृत्यु के बाद मेरे पिता की अरबों की संपत्ति ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। ये सुनते ही निधि और रोहन के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। रोहन भागकर मेरे पास आया और बोला, माँ, ये सब आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुरंत उसका हाथ झटकते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहती थी। अगर मैं अपनी संपत्ति के बारे में बता देती तो तुम्हारा रूप गिरगिट की तरह बदल जाता, लेकिन जो आज तुम हो वही तुम्हारी सच्चाई है। तुम ना मेरे पिता की संपत्ति के लायक हो और ना ही निधि। निधि दौड़कर मेरे पास आई और बोली, मम्मी जी, आप इतनी बड़ी संपत्ति किसी ट्रस्ट को कैसे दे सकती हैं जबकि आपके वारिस मौजूद हैं? मैंने कहा, मैं बिल्कुल दे सकती हूं, क्योंकि जो मेरे वारिस हैं वे इसके लायक नहीं हैं। मैंने सबके सामने फाइल के हर पेज पर साइन कर दिए। साइन होते ही रोहन और निधि टूटते जा रहे थे, बार बार मना कर रहे थे। मम्मी, ऐसा मत कीजिए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कौन छोड़ता है? मैंने एक ठंडी नजर उन पर डाली और कहा, ये संपत्ति अब मेरे किसी काम की नहीं है। मैं 65 साल की बुढ़िया हो चुकी हूं। कितने दिन की जिंदगी है भगवान जाने। जब तक हूं तब तक इससे मेरा गुजारा आराम से हो जाएगा, और मेरे जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता की मेहनत की कमाई पर तुम लोग ऐश करो और उसे पानी की तरह गलत कामों में बहा दो। इससे बेहतर है कि ये संपत्ति जरूरतमंद लोगों के काम आए।
न्यू ईयर की वो पार्टी जहां मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे बुलाया गया था, आज वहीं सबकी बेइज्जती हो रही थी। मैंने साइन किए और अपने मैनेजर के साथ वहां से चली गई। अपने घर नहीं, बल्कि अपने पिता के घर। मैं अपने बचपन की यादों में लौट गई। अब मेरी जिंदगी के आखिरी पल वहीं बीतेंगे और मेरे जाने के बाद सब कुछ वृद्ध आश्रम और अनाथालय के ट्रस्ट के नाम हो जाएगा। मेरे बेटे बहू को मिलेगा सिर्फ पछतावा। तो दोस्तों, क्या मैंने निधि और रोहन के साथ सही किया? अगर ये कहानी आपके दिल को जरा सा भी छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। जाते जाते ये भी बताइए कि आप इस वीडियो को भारत या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। राधे राधे।